फोकस की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को जब अंतरिम बजट पेश किया था, उस वक्त उन्होंने विश्वास जताया था कि देश की जीडीपी 7.3% रहेगी। सरकार ने पूंजीगत व्यय को 11.1% बढ़ा दिया था, जिसका सकारात्मक प्रभाव साफ तौर पर नजर आ रहा है। और अब दुनिया की तमाम एजेंसियां भारत की तेज जीडीपी का पूर्वानुमान जारी कर रही हैं। इसमें वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एशियाई विकास बैंक सभी भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार से प्रभावित हैं। ताजा आंकड़ा एडीबी का है, जिसने चालू वित्त वर्ष में जीडीपी 7% रहने का अनुमान जारी किया है। भारत की जीडीपी की रफ्तार दुनिया को पीछे छोड़ रही है। अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्थाएं बता रही हैं कि देश की जीडीपी तेज गति से आगे बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि ये रफ्तार सिर्फ चालू वित्त वर्ष में ही बनी रहेगी, बल्कि आने वाले 2-3 वित्तीय वर्ष में भी भारत की आर्थिक गति तेज बनी रहेगी और दमदार प्रदर्शन करेगी। मैं सरप्राइज्ड इसलिए नहीं हूँ क्योंकि भारत की जीडीपी के जितने आंकड़े पिछले 2-1 साल से आ रहे हैं, उसके पहले से उसमें आप देखेंगे एक कंसिस्टेंट लाइन ये है कि हमेशा जो एस्टिमेट किया जा रहा है उससे ऊपर ही जा रहा है। आईएमएफ के बाद अब एडीबी ने भी अपने अनुमान में वित्तीय वर्ष 2024-25 में आर्थिक विकास की दर 7% की जताई है। औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि, निर्माण क्षेत्र, विशेष तौर पर हाउसिंग की मजबूत मांग को आधार मानकर ये पूर्वानुमान एडीबी ने जारी किया है। भारत सरकार ने कई सारे ठोस कदम उठाए हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो स्पेंडिंग है, जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, उसमें बहुत, जिसे कहते हैं, सकारात्मक वृद्धि हुई है। उसी तरह से सब्सिडी या बहुत सारे ऐसे खर्चे जिनकी ज़रूरत नहीं थी या कम थी, उन पर अंकुश लगाया गया है। राज्य स्तर में बहुत सारे चेंजेस आए हैं जो अच्छे हैं, जैसे कि पावर सेक्टर रिफॉर्म्स हुए हैं, जैसे सेक्टर रिफॉर्म्स हुए हैं बहुत सारे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में। इन सभी का जो इफ़ेक्ट है वो धीरे धीरे जब उनका दायरा बढ़ता गया है, और उसी का ही नतीजा अभी आपको दिख रहा है कि जीडीपी के जो ग्रोथ है वो आगे बढ़ता जा रहा है। एडीबी ने अच्छे मानसून को देखते हुए ये अनुमान जताया है कि भारतीय कृषि क्षेत्र भी ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी। वहीं निवेश को लेकर भी सकारात्मक रेटिंग दी जा रही है। इन्हें आधार मानकर एडीबी ने 2025-26 के लिए 7.2% जीडीपी का पूर्वानुमान जताया है। वहीं आईएमएफ ने अपने अनुमान में भारतीय आर्थिक वृद्धि दर को दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था करार दिया है। 2024 के लिए इसकी रफ्तार 7.3% रहेगी। इसके अलावा विश्व बैंक ने जो पूर्वानुमान दिया है, उसके तहत 6.6% जीडीपी की रफ्तार रह सकती है। वहीं आने वाले 3 वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की गति औसतन 6.7% की दर से बढ़ेगी, जबकि आरबीआई के मुताबिक देश की आर्थिक गति 7.2 रह सकती है। इसी तरह से बॉस्टन कंसल्टेंटिंग ग्रुप ने भी भारत में वेल्थ क्रिएशन को लेकर कहा है कि एशिया का 30% साल 2028 तक भारत में क्रिएट होगा, जिसमें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इंडिया की बड़ी भूमिका होगी। देवेंद्र रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने 2024 से 25 में भारत के विकास पूर्वानुमान को 7% पर बरकरार रखा है। एडीबी औद्योगिक क्षेत्र में मजबूत विकास और बेहतर मानसून के कारण कृषि में उछाल की उन्होंने उम्मीद जताई है। एडीबी ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में 2025 से 26 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.2% की तेज गति से बढ़ने का अनुमान लगाया है। एडीबी की रिपोर्ट के मुताबिक कृषि में सुधार और सार्वजनिक निवेश के कारण निवेश मांग मजबूत होने की उम्मीद है। और आइए इसी पर हम चर्चा भी करते हैं, क्योंकि साफ तौर पर जो भारत का कद है वो लगातार दुनिया में बढ़ता जा रहा है और अर्थव्यवस्था नए नए आयाम स्थापित करती हुई नजर आ रही है। प्रोफेसर पीके घोष जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अर्थशास्त्र विभाग से और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के से हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। और इसी के साथ जो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि अगर हम इस अर्थव्यवस्था को देखें और इसमें गति देखें और जो तमाम रेटिंग एजेंसियां जो अपने अपने आंकड़े पेश कर रही हैं, आप क्या मानते हैं कि किन किन सेक्टर्स में सबसे बड़ा योगदान रहा है जो अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, हम लोग ऐसे तो बात सिर्फ एशियाई विकास बैंक की कर रहे हैं,
लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि ये जो ग्रोथ फोरकास्ट इंडिया के बारे में, ये केवल एशिया विकास बैंक में ही नहीं बल्कि विश्व बैंक में भी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भी, इन सभी संस्थाओं ने भी बात की और हमारे स्वयं भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपने हाल में इसको और मजबूती के प्रदान की है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने तो केवल इस वर्ष की बात नहीं की है बल्कि ये भी कहा है कि 2025 में भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, जापान को पीछे छोड़कर। 2027 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। एक बहुत ही बड़ा संकेत है, केवल हम एक वर्ष की बात नहीं कर रहे बल्कि आगामी कई वर्षों की बात भी कर रहे हैं जी। और ये और करने की बात है कि जहां इसी बीच जो विश्व की समृद्धि दर है वो हमसे आधे से बहुत कम है। जो फोरकास्टिंग है वो केवल 3.2% की फोरकास्टिंग है और हम अगर उसको 7% से भी अगर अधिक ले जा रहे हैं लगातार तो एक बहुत पॉजिटिव संकेत है। मुझे याद पड़ता है कि हम लोग 1980 के दशक तक, यानी स्वतंत्रता के पश्चात 3 दशकों तक हम लोग भारत के लिए एक बहुत ही खराब सा शब्द यूज करते थे जिसको कहते हैं कि निम्न वृद्धि दर अर्थात तथाकथित हिंदू वृद्धि दर 3.5%। अब आज हम उसके दुगने से अधिक हो रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं नव हिंदू वृद्धि दर। और जो फोरकास्टिंग है आगामी वर्ष अवधि के लिए वो उसे मैं कहता हूँ कि सुपर हिंदू ग्रोथ रेट, यानी हम 3 गुनी रफ्तार से बढ़ पाएंगे जो हिंदू वृद्धि दर की थी, अर्थात हम 2 अंकों की आर्थिक समृद्धि दर प्राप्त कर पाएंगे। इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है सेक्टर वाइज, हमारे सेक्टर वाइज में योगदान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बहुत बड़ा है, माइनिंग सेक्टर का बहुत बड़ा है जो हाल के समय में है और हमने से बहुत सारे कदम उठाए हैं। लेकिन अभी हमारे सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। कुछ चुनौतियां वैश्विक हैं जो सबके लिए है, अर्थात अभी भी पूरा विश्व जब हम कहते हैं 3C की चुनौतियां आज तक भी है, यानी कोविड की चुनौती है, क्लाइमेट चेंज की चुनौती है और कॉन्फ्लिक्ट की चुनौती है, यानी युद्ध की चुनौतियां। ये विश्व के स्तर पर एक समृद्धि को धक्का देने वाली स्थिति है, लेकिन भारत इससे बहुत प्रबल रूप से उभर सका है। ये एक बहुत सकारात्मक चर्चा है। लेकिन हमें जो अपने प्रयास करने पड़ेंगे अभी कई क्षेत्रों में, उसमें सबसे बड़ा प्रयास हमें वस्तुओं के निर्यात को तीव्र करने की आवश्यकता है ताकि हम 7 को लगातार बनाए रखें और 10 के करीब पहुंच सकें। और उसके लिए हम जो एक शब्द आता है ग्लोबल वैल्यू चेन, उसमें हम अभी बहुत कमजोर हैं। ग्लोबल वैल्यू चेन में यानी वैश्विक जो मूल्य श्रृंखला है उसमें भारत को अभी तीव्रता से काम करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि ये जो आने वाला बजट है कुछ ही दिनों में, उसमें शायद हम लोग इस बिंदु पर भारत सरकार की चर्चा होगी जो भारत के ग्रोथ के भविष्य की दिशा को अवश्य निर्धारित कर पाएगी। हमने देखा है कि कृषि पर हमेशा से बजट में बहुत ज्यादा फोकस किया गया है और अब की बार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें भी इस बात को माना गया है कि कृषि, क्योंकि मौसम का भी जो अभी जो प्रकोप है वो साफ तौर पर कृषि के पक्ष में नजर आ रहा है। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं कि कृषि कितना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, बड़ा क्षेत्र यहाँ पर साबित होता हुआ नजर आएगा जो एक नई गति प्रदान करता हुआ दिखेगा? देखिए, कृषि तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि आधार है अर्थव्यवस्था का। भले ही कृषि का योगदान हमारी पूरे जीडीपी में सबसे नीचे है, सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर है, लेकिन सर्विस सेक्टर जो है वो ग्रोथ तो बहुत तेजी से कर रहा है, उसका एक्सपोर्ट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे कि सेवा क्षेत्र रोजगार को तीव्र गति से बढ़ाने में सहायक नहीं होता, जबकि रोजगार को तीव्र गति बढ़ाने में सहायक होता है निर्माण क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र। और उद्योग क्षेत्र के लिए हमारा कृषि एक आधार होता है, हमारा कच्चा माल, हमारा सारा हिस्सा वहीं से आता है। बिल्कुल, इससे कृषि का योगदान तो सर्वोपरि है और जो हमने एक टारगेट रखा हुआ है किसानों की आय को दुगना करना, हम उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। और कृषि को हम केवल हम कृषि क्षेत्र के रूप में माने, बल्कि कृषि और ग्रामीण उद्योग के रूप में अगर देखें तो ये पूरा जो रूरल एरिया क्षेत्र सेक्टर हमारा, उसको हमें बहुत आवश्यकता है कि जो इंडस्ट्री 4.0 की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है उसके साथ हम अपने कृषि क्षेत्र को अच्छी तरह से और लिंक कर पाएं। उसके लिए हमने बहुत सारे कार्यक्रम शुरू भी किए हैं। भले ही ये मौसम आधारित कृषि क्षेत्र होता है, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि जो क्लाइमेट चेंज है उसका असर हमारे क्षेत्र में है और हमने इसमें एडेप्टेशन प्रोग्राम, मिटिगेशन प्रोग्राम कृषि क्षेत्र में नाबार्ड की अग्रणी भूमिका के रूप में हमने लागू की है, जो निश्चित रूप से कृषि को और अधिक सशक्त आधार। बिल्कुल, और ये लग भी रहा है क्योंकि हमने तमाम यहाँ पर देखा है कि जो पैरामीटर्स रखे गए हैं और जो कृषि है अब की बार उस पर बहुत ज़्यादा फोकस भी सरकार का नजर आ रहा है, क्योंकि साफ तौर पर वहाँ भी तमाम ऐसे इनोवेशंस हैं, तमाम ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो नई गति यहाँ पर अर्थव्यवस्था को देते हुए नजर आ रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है। हम जल्द हाजिर होते हैं और वापस आकर इसी पर चर्चा जारी रखेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। बढ़िया है,
प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लगातार अपने आज के कार्यक्रम में जो फोकस है हमारा वो है आज जो तमाम जो रेटिंग एजेंसियां हैं वो किस तरह से भारत के पक्ष में आपकी बार हम देख रहे हैं कि उसमें जो जीडीपी ग्रोथ का जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में तमाम इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा आपकी बार देखने को मिल रहा है कि जो इजाफा है वो नजर आ रहा है। ऐसे में पीके घोषिया लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीके घोषिया, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि निवेश की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि जो दुनिया की नज़र भारत पर है, भारत एक बहुत बड़ा मार्केट ग्लोबली अगर हम देखें तो उभर कर सामने आ रहा है। तो ऐसे में जो निवेश है वो भी बढ़ा है। तो अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए, क्योंकि साफ तौर पर निवेश का जब हम देख रहे हैं कि ज्यादा उसमें इजाफा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में एक बड़े आंकड़े पेश कर रहा है। देखिए, जो हमारे निवेश की दर है वो अभी भी लगभग 32-33% के आसपास है। तो अगर हमें अपने आर्थिक समृद्धि को और तीव्र करना है तो ये आवश्यक है कि हम शीघ्र ही इस निवेश दर को कम से कम जीडीपी के 36% तक ले जाएं। और इस निवेश दर को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने एक स्कीम अनाउंस की है, इंसेंटिव की, PLI स्कीम की, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो 2020 से स्टार्ट की है। उसका ये योगदान हमारे निवेश दर में वृद्धि की संभावना है जी। दूसरी बात ये कि हमने ये विश्व को ये संकेत दिया हुआ है कि भारत में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें हमारी पॉलिटिकल स्थिति बहुत मजबूत और स्थायित्व वाली है। और हमने लगभग हर फ्रंट पर, और जो निवेश के लिए हमें अच्छी बात ये है कि जो वो आज सबसे नीचे हमारा 1% के आसपास भी आ गया है, जो विदेशी निवेशकों करने के लिए बहुत है। और इसके लिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार आज 600 बिलियन के ऊपर रिकॉर्ड हिस्से पहुंच चुका है। और जो निवेशकों के लिए एक बहुत आकर्षक संकेतक होता है वो होता है कैपिटल मार्केट। तो हमारा जो सेंसेक्स जो पैरामीटर है हमारे कैपिटल मार्केट का, निफ्टी उसके साथ है, उन्होंने भी आज रिकॉर्ड ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। और जो छोटे निवेशक, जो घरेलू निवेशक है, अगर मैं उनकी बात करूं तो ये बड़ा सुखद संकेत है कि जो आम व्यक्ति है जो छोटी छोटी बचतें करता है वो भी निवेश क्षेत्र में उतरे हैं। और आज जो एक बहुत अच्छा निवेश का क्षेत्र है म्यूचुअल फंड, उसमें आज की संख्या में 19 करोड़ के आसपास के खाता धारक लोग हैं। बिल्कुल। 55 लाख करोड़ से अधिक का निवेश केवल म्यूचुअल फंड सेक्टर में हुआ। आप समझ सकते हैं कि ये पूरा निवेश, बिल्कुल, ये बहुत बड़े आंकड़े हैं। और साफ तौर पर ये आंकड़े जो हम देख रहे हैं ये अपने आप में एक नई गाथा, एक नई कहानी लिख रहे हैं। साफ तौर पर भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको और ज्यादा पंख मिले और ज्यादा वो तेज गति से उड़ान भर सके। तो ये आंकड़े लगातार हम देख रहे हैं कि और ज्यादा आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर पीके घोष जी, हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए और दर्शकों तक ये तमाम अहम जो फैक्टर्स आपने गिनाए हैं ये पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आइए अब इकोनॉमी टुडे में आगे बढ़ते हैं। देशवासियों को आगामी बजट